राम राम साथियों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने रामचरण एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप लोग टैली का पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल का। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। हम लोग जब भी नई क्लास कराते हैं तो पिछली क्लास के टॉपिक्स को एक बार रिपीट करते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अगर आप पिछली क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक मैंने दिए हुए हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप वहां से सभी वीडियो को देखकर टैली में काम करना सीख सकते हैं। और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे रामचंद्रन एडुकेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, ये जितने भी शब्द हम सीख रहे हैं इनको बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि व्यापार में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। अब ये क्यों सीख रहे हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति जब गाड़ी चलाना सीखता है तो उसे ही पहले ही दिन गाड़ी में बैठा के ये नहीं कह दिया जाता भगा। पहले ट्रेनर क्या करता है, उसे सभी पुर्जों के बारे में बताता है कि भाई ये स्टीयरिंग है, ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक है, ये इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ये वाइपर्स ऐसे चलेंगे। तो यानी कि गाड़ी चलाने से पहले उनके पुर्जों के बारे में समझा रहा है। ऐसे ही व्यापार में हम हिसाब बाद में चढ़ाएंगे, पहले हम उन व्यापार में प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में सीखेंगे। जब तक हम उन शब्दों के बारे में नहीं सीखेंगे तो हम व्यापार हिसाब, जो व्यापार में हिसाब है उसे नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि व्यापार में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था बाई यानी कि खरीदना और परचेज यानी कि खरीदना। तो आपको बताया था कि अगर व्यापार में प्रयोग करने के लिए सामान खरीदा जा रहा है तो वो प्रोसेस कहलाती है बाई। और जिस वस्तु का व्यापार है यदि वही वस्तु खरीदी जा रही है तो वो प्रोसेस कहलाता है परचेज। यानी कि प्रयोग करने के लिए सामान खरीदना बाई कहलाता है और बेचने के लिए सामान खरीदना परचेज कहलाता है। फिर उसके बाद हमने सीखा था सेल यानी कि बेचना क्या होता है। तो जिस वस्तु की फर्म होती है, यदि हम उसी वस्तु को बेच रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। और फर्म में किसी वस्तु का प्रयोग करके यदि हम उसे बेच रहे हैं तो वो प्रक्रिया सेल कहलाती है। तो व्यापारी ज्यादातर अपने व्यापार में एक तो परचेज शब्द का प्रयोग करता है और एक सेल, क्योंकि जिस वस्तु की फर्म होती है वही वस्तु खरीदना परचेज कहलाता है और वही वस्तु बेचना सेल कहलाता है। तो व्यापारी सामान खरीदते और बेचते समय परचेज और सेल शब्दों का प्रयोग करता है। फिर उसके बाद हमने सीखा था असेट यानी कि संपत्ति क्या होती है। तो व्यापार में प्रयोग करने के लिए या बेचने के लिए जो भी वस्तु फर्म में लाई जाती है वो सब वस्तुएं व्यापार की क्या कहलाती हैं, संपत्ति। आपको बताया था संपत्ति व्यापार में दो प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स्ड एसेट्स, एक होती है करंट असेट्स। ऐसी संपत्ति जो बेचने के लिए नहीं है उसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं और ऐसी संपत्ति जो बेचने के लिए है उसे करंट असेट्स कहते हैं। बाकी यदि आप ये टॉपिक डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पिछली क्लास का वीडियो का लिंक है, आप वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा था क्रेडिटर कौन होता है, इसे सन्ड्री क्रेडिटर भी कहते हैं। बहुत से लोग इसे सुंदरी क्रेडिटर कहते हैं पर यह सुंदरी नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो जिस फर्म से हम लोग सामान खरीदते हैं वह फर्म हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था डेब्टर यानी कि सन्ड्री डेब्टर कौन होता है। तो जिस व्यक्ति या फर्म को हम सामान बेचते हैं उसे सन्ड्री डेब्टर कहते हैं। तो जिससे हम उधार माल खरीदेंगे वो हमारे लिए क्रेडिटर है और जिसको हम उधार माल बेचेंगे वो हमारे लिए डेबिटर होता है। तो व्यापार में दो ही पार्टी होती है, क्रेडिटर और डेबिटर। जिससे उधार माल खरीदा वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर और जिसको हमने उधार माल बेचा वो हमारे लिए सन्ड्री डेबिटर होता है। ठीक है, तो ये लगभग 7 शब्द हमने पिछली क्लास की वीडियो में सीखे थे। आज की क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे वो मैं एक बार टॉपिक बता रहा हूं।
तो व्यापार में और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है वो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। जैसे कि एक्सपेंस खर्चे क्या होते हैं, इनकम आय क्या होती है, डिस्काउंट छूट क्या होती है, डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट क्या होती है, एप्रिसिएशन यानी कि बढ़त क्या होती है, गुड डेब्ट अच्छा ऋण क्या होता है, बैड डेब्ट बुरा ऋण क्या होता है, डाउटफुल डेब्ट संदेह ऋण क्या होता है, डिस्काउंट अलाउ यानी कि किसी को डिस्काउंट देना, डिस्काउंट रिसीव हमें डिस्काउंट प्राप्त होना, और सेटलमेंट यानी कि पूर्ण समझौता। तो ये शब्द आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो पिछली क्लास और इस क्लास को और मतलब और भी सभी क्लासों को अगर हम जोड़ दें तो व्यापार में काफी शब्दों का प्रयोग होता है जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आज की क्लास करने के बाद फिर अगली क्लास से हम व्यापार का हिसाब चढ़ाना सीखेंगे कि व्यापार में किस प्रकार से हिसाब चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की ये आज की लास्ट क्लास है और इतनी सभी क्लास के सभी शब्दों के बारे में जब हम जान जाएंगे तो व्यापार का हिसाब चढ़ाने में हमें बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो एक्सपेंस यानी कि खर्चा क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूं। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि राम ने एक फर्म खोली जिसका नाम क्या रखा, राम मोबाइल स्टोर। अब राम मोबाइल स्टोर है तो इस फर्म के भी कुछ खर्चे होंगे। अब वो खर्चे किस प्रकार के हो सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे राम ने अपनी फर्म में क्या लगवा लिया, बल्ब। बल्ब क्यों लगवाया, भाई फर्म में उजाला चाहिए, हम भी तो यहाँ उजाला करके बैठे हैं तो हमने भी लाइट्स वगैरह लगवा रखी हैं। तो ये जो बल्ब लगवाया है, ठीक है, ये बल्ब तो फर्म की संपत्ति है जिसे कहेंगे फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन इस बल्ब को जलने में जो महीना पे बिल आएगा वो बिल फर्म का क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। जैसे अभी हम और बताते हैं, राम ने अपनी दुकान में बल्ब के साथ साथ और क्या लगवाया, पंखा। अब भाई पंखा तो इसलिए चाहिए कि ग्राहकों को हवा भी देनी है, जब तो ग्राहक हमारे यहाँ रुकेगा, वरना ग्राहक रुकेगा नहीं। ग्राहक को हम सुविधाएं देंगे तो ग्राहक हमारे यहाँ रिपीट होगा। ग्राहक को हम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट देंगे तो ग्राहक हमारे यहाँ रिपीट होगा, उसी से हमारी ब्रांडिंग बनती है। ठीक है, ग्राहक संतुष्ट तो आपका व्यापार चल गया। तो राम ने अपनी दुकान में एक बल्ब लगवा लिया और पंखा लगवा लिया। एक हो सकता है या और भी हो सकते हैं, जरूरी ना एक ही बल्ब हो। तो ये जो बल्ब और फैन है ये तो राम मोबाइल स्टोर की संपत्ति है, लेकिन बल्ब और फैन हर महीने चलेंगे, डेली चलेंगे, तो हर महीने क्या आएगा, बिल आएगा। तो ये जो बिजली का बिल है ये क्या कहलाएगा, खर्चा। तो किसका खर्चा है, राम मोबाइल स्टोर का। तो हर महीने जो बिजली का बिल आएगा वो राम मोबाइल स्टोर का खर्चा कहलाएगा। अब राम ये चाह रहा है कि भाई मैं अपनी दुकान में रंग रोगन करा लूं, पुताई करा लूं ताकि दुकान की चमक और बढ़ जाए। तो राम ने अपनी दुकान में पुताई करा ली, उसकी चमक भी बढ़ गई। तो ये जो रंग रोगन है, ये जो पुताई कराई है, ये पुताई भी क्या कहलाएगी, खर्चा। तो राम मोबाइल स्टोर में एक और खर्चा हो गया रंग रोगन का। अब राम ने दुकान भी खोल ली, बल्ब भी लगा लिया, पंखा भी लगा लिया, पुताई भी करवा ली। अब बेचने के लिए सामान भी तो चाहिए और सामान किसी गाड़ी से आएगा। तो राम ने किसी को बोला कि भाई मुझे इतना इतना माल चाहिए, तो उसने कहा ठीक है हम ट्रक से या गाड़ी से हम माल को भेज रहे हैं। तो राम मोबाइल स्टोर में वो माल आ गया किसी गाड़ी से। अब गाड़ी वाले ने वो सामान राम मोबाइल स्टोर में उतार दिया। अब गाड़ी वाले ने राम को बोला कि भाई मुझे भाड़ा चाहिए, मैं आपका सामान लेके आया हूं। तो राम ने अपनी फर्म से उसे भाड़ा दे दिया और गाड़ी वाला वहां से चला गया। तो सामान को लाने का जो भाड़ा है वो फर्म का क्या कहलाएगा, वो भी एक्सपेंस यानी कि खर्चा कहलाएगा। तो बिजली का बिल राम मोबाइल स्टोर का क्या है, खर्चा। राम मोबाइल स्टोर के अंदर पुताई हुई, दुकान के अंदर रंग रोगन हुआ, वो भी क्या कहलाएगा, खर्चा। सामान को लाने में जो भाड़ा लगा है वो भी फर्म का क्या कहलाएगा, खर्चा। राम मोबाइल स्टोर में अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो हर महीने उसे क्या दी जाएगी, तनख्वाह। तो तनख्वाह भी राम मोबाइल स्टोर का क्या कहलाएगा, खर्चा कहलाएगा। अब राम ये चाहता है कि मैं भी अपनी फर्म का प्रचार करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मेरे पास आए। तो उसने क्या करा लिया, प्रचार करा लिया। प्रचार
पेम्पलेट हो सकते हैं, पोस्टर हो सकते हैं, फ्लेक्स हो सकता है, टीवी पे ऐड हो सकता है, रेडियो पे ऐड हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग का ऐड हो सकता है, किसी भी प्रकार का खर्चा हो एडवर्टाइजमेंट का, तो ये एडवर्टाइजमेंट फर्म का क्या कहलाएगा? खर्चा। ठीक है, तो ये राम मोबाइल स्टोर का क्या है? खर्चा। तो बिजली का बिल राम मोबाइल स्टोर का खर्चा, रंग रोगन का राम मोबाइल स्टोर का खर्चा, सामान को लाने का जो भाड़ा है वो भी राम मोबाइल स्टोर का खर्चा है। तनख्वाह, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं हर महीने उन्हें तनख्वाह दी जाएगी, तो वो भी क्या है? खर्चा। राम ने अपनी दुकान का प्रचार कराया, तो वो भी फर्म का क्या है? खर्चा। तो फर्म के अंदर अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं। अब खर्चे कितने प्रकार के होते हैं वो हम सीखेंगे। तो फर्म के अंदर दो प्रकार के खर्चे होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसे प्रत्यक्ष खर्चा कहते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसे अप्रत्यक्ष खर्चा कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऐसे खर्चे जो हमें दिखाई दें, जो सामान की लागत को बढ़ाएं, वो खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि सामान को लाने के लिए क्या लगा? भाड़ा लगा। जैसे हमें कोई मोबाइल 10,000 रुपए का पड़ा और उस मोबाइल को लाने में 50 रुपए का क्या लग गया? भाड़ा। तो अब ये मोबाइल हमें 10,050 रुपए का पड़ा। तो इसने क्या किया? इस भाड़े ने हमारे सामान की लागत को बढ़ा दिया। तो अब हमें ये सामान, ये मोबाइल कितने का पड़ा? 10,050 रुपए का। तो 50 रुपया क्या कहलाएगा? भाड़ा कहलाएगा। वो भी किस प्रकार का भाड़ा हुआ? खर्चा हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। तो ऐसे खर्चे जो सामान की लागत को बढ़ाएं, जिनका रिलेशन सीधा ही स्टॉक से होता है, वो खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और ऐसे खर्चे जो छोटे ही समय अंतराल में पे कर दिए जाएं, जिन खर्चों को हम रोक नहीं सकते, जो खर्चे मतलब हमें सुविधा तुरंत मिल जाए और हमने उसका तुरंत पैसा कर दिया, भुगतान कर दिया, तो ऐसे खर्चे भी डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि वेज यानी कि मजदूरी। हमने यानी कि राम ने अपनी दुकान पर किसी मजदूर को बुलाया और उससे कोई काम करा लिया। एक दिन 2 दिन में कोई भी उसने काम किया। अब वो क्या बोलेगा? जी मेरी मजदूरी हो गई। तो हम उसकी मजदूरी रोक नहीं सकते, हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद उसका पैसा दे देंगे। तो राम मोबाइल स्टोर के लिए मजदूरी क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। पोस्ट ऑफिस का खर्चा। अब मान लो राम ने अपना प्रॉफिट इसमें ऐड कर लिया, मान लो 1,000 रुपए का। तो अब ये सामान राम कितने का बेचेगा? 11,050 रुपए का। सामान हमें पड़ा 10,000 का, 50 रुपया उस पर भाड़ा लग गया, तो सामान की कीमत क्या हो गई हमारे लिए? 10,050 रुपए। अब राम उसमें 1,000 का प्रॉफिट ले रहा है, तो राम उस मोबाइल को कितने का बेचेगा? 11,050 रुपए का। अब राम यदि उस सामान को, उस मोबाइल को कोरियर द्वारा कहीं भी भेजता है और मान लो 50 रुपए का ही उसमें भाड़ा लग जाता है, तो ये जो 50 रुपए हैं राम को अपनी जेब से देने पड़ेंगे। ठीक है। तो राम को वो मोबाइल एक तरीके से कितने में बेचना पड़ा? 11,000 में। बेच तो रहा है 11,050 रुपए का, लेकिन 50 रुपए कहां जा रहे हैं? पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं, कोरियर में जा रहे हैं। किस बात के लिए? कि आप पोस्ट ऑफिस वालों की, कोरियर वालों की सुविधा ले रहे हो। तो अब उसने क्या किया कि पोस्ट ऑफिस ने, कोरियर ने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया, तो पोस्ट ऑफिस का खर्चा भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। तो ऐसे खर्चे जिनका रिलेशन स्टॉक से होता है, ऐसे खर्चे जो हमें दिखते हैं, ऐसे खर्चे जो छोटे ही समय अंतराल में पे कर दिए जाएं, वो सभी खर्चे फर्म के डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? ऐसे खर्चे जो लंबे समय बाद, यानी कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद जिनका भुगतान किया जाए, वो खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ऐसे खर्चे जिनका स्टॉक से कोई संबंध नहीं होता, जो व्यापार की सेल को बढ़ाने के लिए या ग्राहक को सुविधाएं देने के लिए खर्चे किए जाते हैं, वो सभी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। यानी कि जो महीनादारी वाले बिल हैं, महीनादारी वाले खर्चे हैं, हम उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और जो खर्चे तुरंत हो जाएं,
वो डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि सैलरी। राम ने अपनी फर्म में जो कर्मचारी रखा है उसको हर महीने तनख्वाह देगा। तो तनख्वाह ऐसे तो है नहीं कि रोज दी जाएगी, हर 5वें दिन दी जाएगी। जो हर 5वें दिन या रोज दी जाती है उसे कहते हैं मजदूरी, और मजदूरी क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन तनख्वाह रोज नहीं दी जाती, वो महीना पे, 2 महीना पे, 3 महीने पे दी जाती है। तो तनख्वाह फर्म का क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फर्म में जितने भी प्रकार के बिलों का भुगतान होता है, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, ये सभी खर्चे महीनादारी पे होते हैं। तो ये सभी खर्चे भी फर्म के इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। यदि आपका ऑफिस, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री किराए पे है, तो किराया भी आप हर महीने दोगे या साल में दोगे, तो वो किराया भी फर्म का क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस यानी कि फर्म के अंदर किताब, कॉपी, पेंसिल, स्टेपलर, गम, इन सब के खर्चे होते हैं, वो खर्च भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। इंटरेस्ट पेड, यदि हमने फर्म के लिए किसी से पैसा लिया है और हम उसे हर महीने ब्याज दे रहे हैं या इकट्ठा ब्याज दे रहे हैं, तो ब्याज भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। एडवर्टाइजमेंट, प्रचार, हमने किसी से कोई प्रचार करवाया तो उसकी सुविधा हमें लंबे समय तक मिलेगी। पैसा भले आज हम दे रहे हैं लेकिन उसकी सुविधा हमें लंबे समय तक मिलेगी, तो प्रचार का खर्चा भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। प्रचार सामान की लागत को नहीं बढ़ाता, ये फर्म की यानी कि ब्रांड वैल्यू बनाता है। जैसा प्रचार उतने ग्राहक आएंगे, प्रोडक्ट में दम होगा तो ग्राहक रिपीट होगा। और प्रचार से ही कहते हैं ना कि व्यापार है तो प्रचार होना चाहिए, व्यापार है तो प्रचार होना चाहिए, प्रचार है तो व्यापार है। अगर आपकी फर्म का प्रचार नहीं है तो व्यापार भी नहीं होगा। ठीक है, तो फर्म में कितने प्रकार के खर्चे होते हैं, 2, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो हमें दिखाई दें, जिनका रिलेशन स्टॉक से हो, जो स्टॉक की कीमत को बढ़ाए, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और ऐसे खर्चे जो महीनादारी पे दिए जाएं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो जब हम टैली में काम करेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे कि पेड सैलरी ऑफ 15,000 रुपए, यानी कि हमने 15,000 रुपए की सैलरी दी। तो टैली में जब हम सैलरी का लेजर बनाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि वो सैलरी का लेजर डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा या इनडायरेक्ट में। तो आप बताइए कि सैलरी का लेजर किस कैटेगरी में आएगा। तो सैलरी का लेजर किस कैटेगरी में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। तो जब हम टैली में काम करेंगे तो सैलरी के लेजर को इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप से जोड़ेंगे। मान लो क्वेश्चन आया कि हमने 15,000 रुपए का किराया दिया, जगह का किराया दिया। तो जब हम रेंट का लेजर बनाएंगे तो रेंट भी किस कैटेगरी में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको टैली में काम करते समय देखना है कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा और कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है इनकम, यानी कि आय क्या होती है। तो जैसे फर्म के खर्चे होते हैं ऐसे ही फर्म की आय भी होती है। अब फर्म में आय यानी कि इनकम 2 प्रकार की होती है। एक होती है डायरेक्ट इनकम यानी कि प्रत्यक्ष आय, और एक होती है इनडायरेक्ट इनकम जो अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। प्रत्यक्ष आय यानी कि ऐसी इनकम जो हमें दिखाई दे, और ऐसी इनकम जो मतलब इकट्ठा आए जो हमें दिखाई ना दे, जो बस हमारी पूंजी को बढ़ाती चली जाए, वो इनडायरेक्ट इनकम हो गई। इसका हम एग्जांपल देखें तो यहां पे कह भी रहा है डेट आर रिसीव्ड फ्रॉम योर बिजनेस डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है कि ऐसी इनकम जो एक लंबे समय बाद हमारे पास आए, फर्म के पास आए, वो इनकम इनडायरेक्ट इनकम होती है। और व्यापार में ज्यादातर इनडायरेक्ट इनकम होती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव। हमने किसी को पैसा दिया, रुपया दिया 2 लाख रुपए, और हमने बोला कि ठीक है भाई हमें हर महीने या हर 6 महीने पे ब्याज चाहिए। तो ब्याज
हमारी फर्म की इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा, क्योंकि ब्याज हम रोज नहीं ले रहे, ब्याज हम इकट्ठा ले रहे हैं। अगर हम ब्याज रोज लेंगे तो वो फर्म की डायरेक्ट इनकम कहलाएगा, लेकिन अगर हम ब्याज इकट्ठा ले रहे हैं तो वो फर्म की इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। कमीशन रिसीव है, हमने किसी को कोई माल बिकवाया, ठीक है, हमने बोला कि भाई ठीक है हमारा हर महीने हिसाब कर दिया करना, तो हमारी फर्म में जो कमीशन आ रहा है वो फर्म का क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। रेंट रिसीव, मान लो हमारी फर्म की कुछ बिल्डिंग अलग है जो हमने किराए पे उठा दी, अब किराया हर महीने या हर साल इकट्ठा आएगा तो वो किराया भी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। यदि आप किराया दे रहे हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, यदि आप किराया प्राप्त कर रहे हो तो इनडायरेक्ट इनकम हो गया। तो फर्म में एक्सपेंस भी होते हैं, इनकम भी होती है, फर्म के खर्चे भी होते हैं और फर्म में आय भी होती है। तो हमें यह देखना होता है कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, या डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है। तो टैली में जब हम काम करेंगे तो जो भी एक्सपेंस या इनकम होगा हमें यह देखना पड़ेगा वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने अभी दो टॉपिक पढ़े, एक्सपेंस और इनकम। तो ये जो एक्सपेंस और इनकम है, ये एक्सपेंस या इनकम किसी मालिक या मुनीम से उन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। ये टॉपिक सभी किससे संबंधित है, व्यापार से। जैसे राम मोबाइल स्टोर है, ये फर्म का नाम है, और ये राम कौन है, इस फर्म का मालिक है। तो यदि फर्म के अंदर कोई सेल हो रही है तो वो सेल राम की सेल नहीं है, वो सेल किसकी सेल है, राम मोबाइल स्टोर की सेल है। और फर्म में जितनी भी सेल होती है साल में, उस शब्द को कहते हैं टर्नओवर। साल में यानी कि आपको बताया था 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना भी आपने माल बेचा है वो टर्नओवर कहलाता है। चाहे आपने उधार माल बेचा हो, चाहे आपने नगद माल बेचा हो, वो फर्म का टर्नओवर कहलाता है। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना भी आपने माल बेचा है क्या कहलाएगा, टर्नओवर। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सेल है ये राम मोबाइल स्टोर की सेल है, राम की सेल नहीं है। अगर राम मोबाइल स्टोर में कोई सामान खरीदा जा रहा है तो वो सामान मालिक नहीं खरीद रहा, यानी कि मालिक की जेब में नहीं आ रहा, वो सामान कहां आ रहा है, फर्म के अंदर आ रहा है। जितने भी हमने अभी तक शब्द सीखे हैं उन सभी शब्दों का व्यापार से संबंध है, मालिक से या मुनीम से कोई संबंध नहीं है। वो सभी शब्द किससे संबंधित है, व्यापार से। यानी कि बिक्री होगी तो राम मोबाइल स्टोर की बिक्री होगी, सामान खरीदा जाएगा तो राम मोबाइल स्टोर में सामान खरीदा जाएगा। अगर कोई भी लेन देन होता है तो वो लेन देन राम का लेन देन नहीं है, वो राम मोबाइल स्टोर का लेन देन होगा। यदि किसी भी प्रकार का खर्चा है तो वो खर्चा राम का खर्चा नहीं है, ठीक है, वो सब खर्चा किसका है, राम मोबाइल स्टोर का खर्चा है। यदि किसी भी प्रकार की इनकम है तो राम मोबाइल स्टोर की इनकम है, वो राम की इनकम नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की हानि हो रही है तो राम मोबाइल स्टोर की हानि हो रही है, वो राम की हानि नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट है तो राम मोबाइल स्टोर का प्रॉफिट है, वो राम का प्रॉफिट नहीं है। यानी कि व्यापार में जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है उसका मालिक से कोई मतलब नहीं है, उसका फर्म से मतलब होता है। यानी कि जो भी लेन देन होगा वो फर्म से होगा, फर्म के द्वारा होगा, मालिक से उसका कोई मतलब नहीं है। मालिक को तो सिर्फ इतना मतलब है कि मैंने कितना पैसा लगाया और मुझे क्या बचत हो रही है, मैं कितना पैसा निकाल सकता हूं, ठीक है। अब हम सीखेंगे डिस्काउंट यानी कि छूट क्या होती है। तो ये देखिए, पहले तो व्यापार में कोई भी सामान खरीदा बेचा जाता है तो डिस्काउंट में खरीदा जाता है, डिस्काउंट में बेचा जाता है। जैसे कोई सामान 10,000 का हमने खरीदा, ठीक है, अब हमें 1,000 रुपए का उस पर डिस्काउंट मिल गया तो हमें वो सामान कितने का पड़ा, 9,000 का।
तो हमें 1,000 रुपया का जो मिला है वो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है। यदि हम 20,000 का कोई सामान बेचते और हमने 4,000 रुपए का उसमें लेस कर दिया और वो सामान अब हम कितने का बेच रहे हैं? 16,000 का, तो जो हमने लेस किया है वो भी क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा। यदि हमें फायदा भी हो रहा है और हमारा नुकसान भी हो रहा है तो वो शब्द क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। तो व्यापार में डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जिसे व्यापारिक छूट कहते हैं, और एक होता है कैश डिस्काउंट जिसे नगद छूट कहते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। जैसे ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है कि ऐसा डिस्काउंट जो बिल बुक में दर्शाया नहीं जाता उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और ऐसा डिस्काउंट जो बिल बुक में दर्शाया जाता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। मान के चलिए कि हमने कोई सामान बेचा 10,000 का, मतलब एक मोबाइल एक पीस हमने बेचा 10,000 रुपए का, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 10,000 हो गई। लेकिन हमने क्या किया? ग्राहक को बोल दिया ठीक है तुझे ये सामान 9,000 का मिल जाएगा। तो हमने वो मोबाइल कितने का बेचा? 9,000 का। हमने बिल बुक में कहीं भी डिस्काउंट दर्शाया नहीं है। हमने क्या किया? सीधे उस अमाउंट को लेस करके 9,000 लिखा, हमने 10,000 लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो हमने 10,000 को शो किया ही नहीं है। हमने बिल में क्या शो किया कि भाई ठीक है एक पीस है 9,000 रुपए का है और ये टोटल अमाउंट हो गया 9,000। तो हमने क्या किया? बिल में डिस्काउंट दर्शाया ही नहीं है। तो ऐसे डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और यदि मैं एक मोबाइल बेच रहा हूं 10,000 रुपए का और मैंने ग्राहक को बोला कि ठीक है तुझे 10%, सॉरी रुपए लग गए, 10% मैं डिस्काउंट दे दूंगा, तो ये मोबाइल हो गया अब 9,000 रुपए का। तो मैंने क्या किया कि ग्राहक को जो बिल दिया है उस बिल में मैंने डिस्काउंट को दर्शाया है। तो यदि आप डिस्काउंट को बिल में दर्शाओगे तो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। यदि आप बिल में डिस्काउंट को नहीं दर्शा रहे तो ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। तो व्यापार में दो तरह के डिस्काउंट यूज होते हैं, ट्रेड और कैश। लेकिन अगर आप अपने व्यापार की ग्रोथ चाहते हो तो आपको कैश डिस्काउंट में ही काम करना चाहिए। आपको बिल में डिस्काउंट दर्शाना भी चाहिए, और अगर आप कहीं से माल खरीद रहे हैं तो उनको भी बोलो कि भाई बिल में डिस्काउंट दर्शाए, क्योंकि फिर बाद में दिक्कतें आती हैं। फिर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने बेचा कितने का था और वापस हम कितने में ले रहे हैं। और प्रॉपर बिल रहेगा तो आपको ये पता रहेगा कि आपने कितने का बेचना था, आपने कितना डिस्काउंट दे दिया और आपने कितना पैसा लिया था। तो यदि आप डिस्काउंट को बिल में दर्शाते हो तो उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट, और यदि आप डिस्काउंट को बिल में नहीं दर्शाते तो उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने प्रकार के हैं? दो, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब डिस्काउंट अलाउ क्या होता है? मैं कोई सामान 10,000 का बेचता था, अब मैंने ग्राहक को बोला कि ठीक है तुझे 10% में डिस्काउंट दे दूंगा। तो डिस्काउंट अलाउ कब यूज होगा? जब आप सामान बेचोगे। 10,000 का सामान आप 10% में बेच रहे हो, तो यानी कि आप कितना रुपया लोगे ग्राहक से? 9,000 रुपए। तो सामान बेचते समय डिस्काउंट अलाउ का प्रयोग किया जाता है, और सामान खरीदते समय डिस्काउंट रिसीव का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव कहते हैं, और यदि आप डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब आप सामान खरीदोगे। मान लो आपने 5,000 का सामान 4,000 में खरीदा, ठीक है, तो 1,000 रुपए का आपको क्या प्राप्त हुआ? डिस्काउंट प्राप्त हुआ। और अगर आप 10,000 का सामान 10% में 10% लेस करके 9,000 का बेच रहे हो, तो ये जो आपने 10% लेस किया है तो इसका मतलब आपने क्या दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो उसे कहते हैं डिस्काउंट रिसीव, और अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउ।
डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम होती है, एक सेकेंड, डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम होती है और डिस्काउंट अलाउ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यानी कि एक तरीके से हमारा खर्चा हो गया ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेप्रीशिएशन और एप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रीशिएशन यानी कि घिसावट यानी कि हास, एप्रिसिएशन यानी कि बढ़त। तो डेप्रीशिएशन के बारे में देखते हैं। तो राम की ये बिल्डिंग है, फर्म का नाम क्या था इसका, राम मोबाइल स्टोर, ठीक है। तो राम मोबाइल स्टोर की ये जो बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग की कीमत ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमेशा यही रहेगी, बिल्डिंग की कीमत हमेशा घटती है समय के साथ। तो फर्म की किसी भी संपत्ति के मूल्य में यदि समय के साथ कोई कमी आती है तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, और यदि फर्म की संपत्ति के मूल्य में समय के साथ जो बढ़ोतरी होती है उसे कहते हैं एप्रिसिएशन। तो पहले हम सीख रहे हैं डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, यानी कि ये जो बिल्डिंग है राम मोबाइल स्टोर की, इस बिल्डिंग की समय के साथ कीमत में कमी आएगी। तो जो भी कमी आएगी वो कमी क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद इस राम की दुकान में, राम मोबाइल स्टोर में क्या लगा हुआ है, फर्नीचर लगा हुआ है। तो इस फर्नीचर की भी कीमत में समय के साथ कमी आएगी। ऐसा नहीं है कि राम ने 50,000 का फर्नीचर खरीदा तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद उसकी कीमत 50,000 ही रहे, इसकी कीमत हमेशा घटेगी। अब वो किस हिसाब से घटती है, ये भी गवर्नमेंट के एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो राम की दुकान में जो फर्नीचर लगा हुआ है उसकी कीमत समय के साथ घटेगी। तो जो भी कीमत घटी है वो कीमत घटने वाली क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएशन। जैसे राम ने अपनी फर्म में फर्नीचर खरीदा 50,000 का, अब 1 साल 2 साल 3 साल बाद उस फर्नीचर की वैल्यू रह गई मान के चलिए 30,000 रुपए, ठीक है। तो ये जो 20,000 है वो 20,000 रुपए उस फर्नीचर की क्या कहलाएगी, घिसावट कहलाएगी। फर्नीचर खरीदा था 50,000 का, 2 साल 3 साल बाद फर्नीचर की वैल्यू रह गई 30,000 रुपए। तो जो ये 20,000 की कमी आई है वो कमी क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट कहलाएगी। राम ने अपनी दुकान में क्या खरीदी थी, बाइक खरीदी थी। वो किस लिए खरीदी थी, ताकि भाई फर्म में प्रयोग करें। अब मान के चलिए बाइक खरीदी 80,000 रुपए की, तो क्या होगा, इस बाइक की कीमत हमेशा बढ़ेगी या घटेगी, तो बाइक की कीमत समय के साथ घटेगी। मान के चलिए कि 1 साल 2 साल बाद अब इस बाइक की कीमत सपोज 50,000 रुपए रह गई, ठीक है। तो 30,000 रुपए की क्या आ गई, कमी आ गई, इसी को कहते हैं घिसावट। तो संपत्ति के मूल्य में समय के साथ जो भी कमी आएगी वो क्या कहलाएगी, घिसावट। राम ने अपनी दुकान में क्या लगा लिया, एक कंप्यूटर, ताकि व्यापार का हिसाब चढ़ाए। इस कंप्यूटर की कीमत भी समय के साथ घटेगी, तो वो जो भी कीमत घट रही है वो क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएशन। तो फर्म की संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। और एप्रिसिएशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है फर्म की जमीन, यानी कि भूमि, यानी कि जगह। जगह की कीमत हमेशा बढ़ती है। अगर राम ने कोई जगह खरीदी सपोज 5 लाख रुपए की, तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद उस जगह की कीमत बढ़नी ही बढ़नी है। तो जो कुछ भी बढ़ेगी कीमत वो क्या कहलाएगा, एप्रिसिएशन। बिल्डिंग की कीमत हमेशा समय के साथ घटती है और जमीन की कीमत हमेशा समय के साथ बढ़ती है। तो यदि संपत्ति के मूल्य में कमी आएगी तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, और संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी होती है तो उसे कहते हैं एप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, राम मोबाइल स्टोर है। तो राम ने क्या किया, ब्रांडिंग करके, प्रचार करके, कस्टमर को संतुष्ट करके, कस्टमर को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स देके अपने ब्रांड की वैल्यू बना ली।
तो राम की जो दुकान का नाम है, फर्म का नाम है, उसकी भी कीमत समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, एक वैल्यू बन रही है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, एप्रिसिएशन का। उसके बाद बात करते हैं हम गुड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट क्या होता है और डाउटफुल डेब्ट क्या होता है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा, उस व्यक्ति का नाम मान के चलिए कि सौरभ है। अब हमने सौरभ को माल बेचा, तो सौरभ हमारे लिए कौन है, डेब्टर है, क्योंकि जिसको हम उधार माल बेचते हैं उसे कहते हैं डेब्टर। हमने सौरभ को 20,000 रुपए का माल बेच दिया। ठीक है, अब उसने हमें टाइम पे पैसा नहीं दिया, लेकिन हमें यह विश्वास है कि वो पैसा हमारा कहीं गया नहीं है, वो पैसा हमें लेट सेट सही, मतलब आज नहीं तो कल, परसों, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद वो पैसा हमें मिल जाएगा। तो वो पैसा हमारा क्या कहलाएगा, गुड डेब्ट कहलाएगा, अच्छा ऋण कहलाएगा, क्योंकि हमें ये भरोसा है कि हमें हमारा पैसा मिल जाएगा, पैसा हमारा मरा नहीं है। ठीक है, बैड डेब्ट क्या होता है कि हमने इसी सौरभ को 20,000 का माल बेच दिया और उसने हमसे कहा कि भाई 10 दिन 15 दिन बाद पैसा दे जाऊंगा, लेकिन समय पे पैसा नहीं आया। अब हम उसे बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार उसे टोक रहे हैं, लेकिन अब वो पैसा नहीं दे रहा। तो अब क्या हुआ, हमारा ये पैसा मर गया। तो क्या कहलाएगा, ये बैड डेब्ट यानी कि बुरा ऋण। ठीक है, डाउटफुल डेब्ट क्या होता है कि हमने सौरभ को माल बेच तो दिया उधार, लेकिन अब हमें ये भरोसा नहीं है कि वो पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो जिसमें हमें डाउट हो, संदेह हो, तो ऐसे ऋण को डाउटफुल डेब्ट कहते हैं। ठीक है, तो गुड डेब्ट क्या हुआ कि हमने किसी को माल बेचा और हमें पता है कि वो पैसा हमारा आ जाएगा, चाहे वो आज आए, कल आए, 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद, हमारा पैसा पक्का है, तो वो कहलाता है गुड डेब्ट। और हमने किसी को उधार माल बेचा लेकिन हमारा पैसा मर गया, तो कहलाएगा बैड डेब्ट। और हमने किसी को माल बेचा लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं है कि हमारा पैसा आएगा, तो वो कहलाता है डाउटफुल डेब्ट, यानी कि पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब हम बात करते हैं फुल सेटलमेंट यानी कि पूर्ण समझौता क्या होता है। ठीक है, हमने 10,000 रुपए का कोई सामान खरीदा किसी से, मान के चलिए हमने तरुण से 10,000 रुपए का सामान खरीदा, तरुण ट्रेडर से। हमने क्या किया, तरुण को 2,000 रुपए नगद दे दिए। तो अब हम तरुण को कितना रुपया देंगे, बाद में 8,000 रुपए देंगे। हमने तरुण से 20,000 रुपए का और माल खरीद लिया, तो अब हम तरुण को कितना रुपया देंगे, 28,000 रुपए देंगे। कितना रुपया, 28,000। फिर हमने तरुण को 8,000 रुपया और दे दिया। ठीक है, तो अब हम तरुण को कितना देंगे, 20,000 रुपया देंगे। यानी कि हमने तरुण ट्रेडर से माल खरीदा 10,000 का, 2,000 रुपया हमने नकद दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 8,000 रुपए। फिर हमने 20,000 का सामान खरीद लिया, तो अब फिर बैलेंस कितना बचा हमारे ऊपर, 28,000 रुपए। हमने तरुण को 8,000 रुपए नगद और दे दिए, तो अब हम तरुण को कितना रुपया देंगे, 20,000। लेकिन हमने तरुण को बोला कि भाई एक काम कर, 18,000 में ये निपटा। ठीक है, अब तरुण बोला कि भाई निकल तो रहे 20,000, मैं 18,000 क्यों लूं। तो हमने आपसी लेन देन का मान लो से कुछ कह दिया कि भाई आपसदारी की बात है, या तरुण को लगा कि ठीक है ये मुझसे बहुत माल खरीदता है और 20,000 निकल रहे हैं, तो मैं ठीक है 18,000 में निपटा देता हूं। तो तरुण के रुपया निकल रहे हैं हमारे ऊपर 20,000, लेकिन हम तरुण को कितने में निपटा रहे हैं, 18,000 में। तो 2,000 का जो हमें मिला है उसे कहेंगे हम डिस्काउंट रिसीव। देने थे 20,000, लेकिन हम पैसा कितना दे रहे हैं, 18,000, तो 2,000 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो ये जो 20,000 का हिसाब
18,000 में निपटा रहे हैं, इसी को फुल सेटलमेंट कहते हैं। यानी कि दोनों पार्टी जिस लेन देन में सहमत हो जाए उसी लेन देन को फुल सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। ये तो हुआ सामान खरीदने का। अब सामान बेचने की बात करें। मान लो हमने किसी को 20,000 का माल बेचा और उसने हमें 5,000 रुपए नगद दे दिए, तो सामने वाले से अब हम कितना रुपया लेंगे? 15,000। अब वो 1 महीना 2 महीना या 3 महीना बाद आके बोला कि जी मैं 15,000 ना दूंगा, मैं तो तुम्हें 14,000 ही दूंगा। ठीक है, और सामने वाला बेईमान हो जाए या आपसी लेन देन का हमें एक वो दे के भाई आपसदारी की बात है, हम भी सहमत वो भी सहमत, हम यूं सहमत होंगे कि ऐसा ना हो 15,000 भी चले जाए, 14,000 आ रहे हैं वही सही। तो आने थे 15,000 लेकिन आ कितने रहे? 14,000। तो हमने क्या किया? 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो उसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउ। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव, हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउ। और हमारे पास कितना रुपया आ गया? 14,000। तो 15,000 आने थे पर आ कितने गए? 14,000। तो यही कहलाता है फुल सेटलमेंट। हम किसी को कम दे रहे हैं रुपया तो इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिल रहा है, और हमें कोई कम दे रहा है रुपया तो इसका मतलब हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यही फुल सेटलमेंट कहलाता है। जब दोनों ही पार्टी सहमत हो जाएं तो उस शब्द को फुल सेटलमेंट कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। बाकी ये सभी अपनी बुक हैं, इन सभी बुक्स में हमने बेसिक से एडवांस लेवल का हर एक टॉपिक समझाया हुआ है। कंप्यूटर बेसिक की बुक है, कंप्यूटर बेसिक वर्जन 2 है, कंप्यूटर टाइपिंग की बुक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक है, टैली ERP 9, टैली प्राइम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, HTML, टाइपराइटर, कंप्यूटर टाइपिंग मशीन की ये बुक है सब। तो आप इन बुक को अमेजन के थ्रू भी खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट के थ्रू भी खरीद सकते हो, या हमारे नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके भी आप ये बुक प्राप्त कर सकते हो। और नंबर मैंने आपको पहले भी बताया था 9927570570, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके टैली की या कोई भी बुक आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी पुस्तकें हमारी जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, और सभी किताबों में हमने डिटेल से समझाया है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।